हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोस टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिक्स कॉन्सेप्ट। बोस टू नर्सिंग चैनल आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट्स के लेवल के नोट्स प्रोवाइड करके आपकी प्रिपरेशन को 2026 के एग्जाम के लिए करवा रहा है कंटिन्यूअस। हमने आपके बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा दिया है एंड आज हम फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नंबर सेकंड करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें की बेसिक कॉन्सेप्ट की सिखाई है, तो आप उस पार्ट को जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्रिस्टल क्लियर करवाया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने जो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, जो होमवर्क के लिए दिया था, उसका मैं सॉल्यूशन लास्ट में करवाने वाली हूँ। में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत कुछ जाना था एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा था कल की वीडियो में एंड आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, आप उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। इसमें आप लोग नोट्स बनाते हैं। The total charge of an system is always the simple add up of all charges inside the body or system. एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। जब हम किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालते हैं तो वो ऑलवेज सिंपल ऐड होता है। जिस तरीके से हम सिंपल एडिशन करते हैं उसी तरीके से सिंपल ऐड होता है, जो भी चार्जेस बॉडी के अंदर होते हैं उतना। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखो, दिस इज द बॉडी, एक सर्कल की बॉडी है। ओके, इसके अंदर ये कुछ चार्जेस हैं, जस्ट लाइक Q1 माइनस Q2 माइनस Q4 Q3 Qn, n नंबर तक इसके अंदर जैसे चार्जेस हैं। तो हमें जब टोटल चार्ज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल एडिशन करके। विद साइन हमें वैल्यू रखनी है, जैसे फर्स्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव है नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, एंड फोर्थ पॉजिटिव। इस तरीके से हमें n नंबर तक निकाल लेना है। तो यही सिंपल एडिशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये एक इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जिस तरीके के आपके एम्स में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। If Q1 is equals to 1 microcoulomb, Q2 is equals to 3 microcoulomb, Q3 is equals to 4 microcoulomb, and Q4 is equals to minus 4 microcoulomb. So total Q कितना होगा in the body? तो देखो, हमने देखा था कि सिंपल ऐड कर देना होता है। तो सबसे पहले 1 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। मैंने आपको बताया था कूलम में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए चार्ज को माइक्रोकूलम में लिखा जाता है। इन दोनों की साइन अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। टोटल कितना बचेगा? 4 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर, 4 माइक्रोकूलम। आई होप आपको एडिटिव प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड बॉडी होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, charge can neither be created nor be destroyed। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक आइसोलेटेड बॉडी का रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, आइसोलेटेड बॉडी होनी चाहिए कि एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे, इसलिए 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, इसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे चार्ज किसी भी बॉडी के पास में पहुंच जाए लेकिन उसका टोटल चार्ज सेम ही रहेगा। कितना हो गया, 1 2 3 6 माइक्रोकूलम। ओके, अब एक एग्जांपल देखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्लास रॉड है, मतलब एक ग्लास की बनी हुई रॉड है, उसे जब रब किया जाता है सिल्क के साथ, एक ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क के साथ, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं ऑन द रॉड। रॉड के ऊपर रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे एंड सिल्क के ऊपर एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देते हैं। तो रब करने से पहले एंड रब करने के बाद दोनों का जो नेट चार्ज आएगा वो 0 आएगा। तो ये एग्जांपल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का था। और एक और पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। सो अब है हमारी नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज थर्ड, इनवेरियंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्टकट में इसी लिख दिया है, आप लोग समझ जाना। ओके, तो देखो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, चार्ज ऑन अ बॉडी, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता किस पर, नेवर बी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मतलब जो चार्ज होता है वो कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ओके, अब एक नोट बनाकर लिखो आप लोग, आप लोगों के लिए थर्ड प्रॉपर्टी से, वी नो दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि मास जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाती हूँ। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर एम नॉट क्या है, मास ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एम क्या है, मास ऑफ
मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड बी क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू सी रख दूं तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, मैं बताती हूँ क्या चेंज होगा। दिस v स्क्वायर की जगह यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब ये सी स्क्वायर हो जाएगा तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन जीरो, और जीरो से जब हम लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं दैट इज इंफिनिटी। So mass is variance property, but charge is invariance property. Okay. So fourth basic property है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ओके, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, समथिंग चेंज इन क्वांटिटी, उसे हम क्वांटाइज कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, Q is equals to plus minus NE. This is very important. ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो एंड इस पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर n की वैल्यू जो रहती है 1 2 3 4 इस तरीके से रहती है। ओके, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर 250 ग्राम वाटर इन अ कप। ओके, एक कप में आपको 250 ग्राम वाटर दे रखा है, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 1H2, 18 ग्राम पर मोल होता है। यस, अब देखो 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, हमें 1 के मिल जाएंगे। यस, तो जब हमें अब हमें 1 ग्राम का मिल जाएगा, अब हमें निकालना है कि 250 के कितने हो जाएंगे। सिंपल, जितना डिवाइड करके आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, उसे 250 का इंटू कर दो। ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स मिल रही है। ओके, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो 1H2O में, यहाँ लिखती हूँ 1H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, H2O में 2 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 10 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन,
6.02 into 10 raised to power 23 upon 18 into 250 into 10, ये हमारी n की वैल्यू हो गई। हमें चार्ज निकालना था, सो Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। एन की जगह रखो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10 एंड ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। इस सबको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 1.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 आएगी। ओके, इट इज क्लियर टू यू। सो हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में सबसे पहले हम देखते हैं कूलम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये उस मतलब बहुत ज्यादा दूरी के लिए वैलिड नहीं है, एक पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। ओके, अब हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे क्योंकि ये क्लास बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो बोर्ड्स के बच्चों को उनकी जो वो होती है ना आनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं आगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ओके, इसमें दिस इज द Q1, दिस इज द Q2, Q1 Q2 ये एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं जो कि हमारा आर डिस्टेंस है। ओके, जब ये आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब मैंने इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया, R/2 कर दिया, अभी भी Q1 एंड Q2 रखे हुए हैं, अब मैंने इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया तो इस पर जो फोर्स लग रहा है 4F लग रहा है। तीसरी कंडीशन देखो, जब मैंने दिस इज Q1, दिस इज Q2, मैंने इसे 2R कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स 4 गुना कम हो गया। कुछ समझ में आया इस चीज को देख करके? जब फोर्स, जब डिस्टेंस जो है वो सिर्फ R था तो फोर्स लग रहा था ओनली 1 फोर्स। जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 गुना बढ़ गया। जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो वो 4 गुना कम हो गया। कंक्लूजन लिखो। लिखो कंक्लूजन। द फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस या रेस्ट पॉइंट, रेस्ट पॉइंट charges always be inversely proportional to square of distance between charges।
समझ में आया? समझो, फोर्स जो है, दो रेस्ट पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। F is inversely proportional to 1 upon R स्क्वायर। इसे अपने दिमाग में बिठा दो। This is your first equation. Go experiment second. This is the Q1, Q2 at the distance of R. इनका फोर्स लग रहा है F। ओके, सेकेंड कंडीशन। This is the 2Q1, 2Q2 at the distance R. इनका फोर्स लग रहा है 4 है। थर्ड कंडीशन। दिस इज द Q1 का हाफ एंड Q2 का हाफ। इनका फोर्स लग रहा है F/4। इससे कुछ समझ में आया? जब हमारा चार्ज, यहाँ चार्ज के ऊपर बात हो रही है, जब हमारा चार्ज सेम है, मतलब सिंगल है, उस कोई चेंज नहीं है, तो हमारा फोर्स भी सिंगल रह रहा है। लेकिन जब हमने चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो रहा है ना। मतलब ये दोनों का मिलाकर देखो 4 हो गए। अब अगर हमने चार्ज को 2 गुना कम कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम हो रहा है। इसका कंक्लूजन निकल के आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, आगे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है दोनों इक्वेशन से। F is directly proportional Q1 Q2 and inversely proportional R square। यही तो आ रहा था। इस इनवर्सली के साइन को हटा करके एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला जो आप लोगों को घोल के पी जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, बोर्ड्स हो, नीट हो, एम्स का एग्जाम हो, एनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सीनेट का एग्जाम, सबके लिए फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे घोल कर पी जाओ। इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो एक नया सा कांस्टेंट आया है ना के, इसकी कहानी पढ़ते हैं। बहुत सारी कहानी पढ़ ली, अब थोड़ी सी के की भी कहानी पढ़ लेते, वरना ये बुरा मान जाएगा कि मेरी कहानी नहीं पढ़ी, सबकी पढ़ ली। सबसे पहले मैं आपको के बारे में बताती हूँ। हम के का नामकरण करते हैं। के एक कूलम कांस्टेंट है, इसे कूलम कांस्टेंट कहते हैं। कितना बड़ा नाम है, कूलम कांस्टेंट। वाह, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स का स्क्वायर। पर ये वैल्यू किसके लिए है,
ये वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिए है। नाइन टेन टू पावर 9 वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिए है। ओके ओके, पर के जो है इतनी कहानी बताने पर नहीं मानने वाला। इतनी कहानी बताने पर तो बस इसके चेहरे पर से स्माइल ही आएगी। अगर मैंने इसकी पूरी कहानी नहीं बताई ना तो ये पूरे नंबर खा जाएगा आपके। सच में बहुत बुरा है ये। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि गोट्स नर्सिंग चैनल वालों के नंबर जाए। के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, ये वैक्यूम के लिए ही है ये फॉर्मूला। इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम के लिए। ओके, अगर वैक्यूम हो तो दीदी हम ये लगा देंगे, लेकिन अगर वैक्यूम ना हो तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताते हैं। अगर वैक्यूम ना हो सो के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम। ये फॉर्मूला होता है। एंड इसमें जो ये है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। जो आपको मीडियम गिवन होगा उसकी परमिटिविटी आती है यहाँ पर। अब ठीक है, के खुश हो गया, अब ये आपके नंबर नहीं खाएगा। पर के ने किसी और को भड़का दिया कि अगर ये तेरे बारे में ना बताए ना तो तू नंबर खा जाना इसके। अब मैं बताऊंगी कौन है जो आपके नंबर खाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। जो हमने पढ़ा के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में जानना है। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी एक वैल्यू भी होती है। के ने इससे भी कहा कूलम कांस्टेंट ने, मैं अपनी वैल्यू लेके गया था तब जाकर मुझे बताया तुझे भी अपनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसने अपनी बहुत ज्यादा हार्ड वैल्यू रखी कि मुझे कूलम कांस्टेंट से ज्यादा नंबर चाहिए। 8.85 into 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आपको पर याद रखनी है। इसमें लोग ज्यादातर जो भूलते हैं वो पावर को भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलनी है। पॉइंट लगाना भूल जाते हैं। पीनेट के एग्जाम में वैल्यू पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, एक आध बार छोड़ के नॉर्मल पूछी जाती है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। के की वैल्यू भी पूछी जाती है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। अब हम देखते हैं आगे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो मैंने आपको के एंड एप्सिलॉन नॉट के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ओके, परमिटिविटी ये कूलम्स लॉ का ही है। परमिटिविटी जो अभी हमने पढ़ा, सो परमिटिविटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मीडियम की जो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिटेक्ट करती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, सो ये क्या है? इसे हम कहते हैं रेशियो। मेरे साथ साथ लिखते जाइए क्योंकि मैं आप लोगों को
बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और यार आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो ना, तो बस मेहनत कर लो मेरे साथ। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ मेहनत कर लो। बस फर्क इतना है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग खुद के लिए मेहनत कर लो। मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम is known as relative permittivity. ओके, सो रेशियो है परमिटिविटी के गिवन मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। इस तरीके से लिखते हैं इसे, मैं इसे अलग कलर से लिखती हूँ। एप्सिलॉन नॉट आर और के इज इक्वल्स टू गिवन मीडियम अपॉन वैक्यूम मीडियम। ये है आपका फॉर्मूला। एन ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशन लेस, ये दोनों मतलब ये इसकी ना कोई यूनिट होती है ना कोई इसकी डायमेंशन होती है। करें अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर? चलो करते हैं। सो देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी हमें दे रखी है वाटर की 81। हमें परमिटिविटी फाइंड करनी है वाटर की। ओके, सो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। निकाल सकते हैं हम। ई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट ई आर। ठीक है, 8.85 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 81 दे रखी है। सॉल्व करेंगे 716.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आएगा। और इसे हम 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो हमने फोर्स देखा, अगर हमने फोर्स निकाला बिटवीन टू चार्जेस तो हमारा फोर्स कितना आया, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आया। ओके, अब हम निकालें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। ये था हमारा वैक्यूम में, ये है हमारा वैक्यूम में। अब हम निकालें एनी मीडियम तो क्या आएगा। सो देखो हेडिंग देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। सो एनी मीडियम के लिए हम एफ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन अलग दिखे। एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज किया जाएगा, एम यूज किया जाएगा। Q1/Q2/R²। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो हो गई। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 इन अपॉन
आर स्क्वायर एंड सेकंड इक्वेशन ये हो गई। ओके, अब डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एफ नॉट अपॉन एफ एन इज इक्वल्स टू एफ नॉट की लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, सो यहाँ पर ये सब कुछ एक दूसरे से कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन एम बचेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू बचेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये किसके इक्वल था, ई आर इज इक्वल्स टू के आर। तो ये रिलेशन आपको ई आर या के आर, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको आज के सारे टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। अब बारी है आपको, जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करवाने की, उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग बॉडी। सो इसका फर्स्ट रीजन है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंडेड इन द बॉडी। ओके, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं बॉडी में, इसलिए प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। सो आप लोगों का कितनों का आंसर सही गया था वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।